हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजक क्लासेज में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वह राजनीति विज्ञान से संबंधित रहेगी। राजनीति विज्ञान के हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड इसमें करेंगे। और जो आज हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं वह सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चा 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चा किसी और विषय में तैयारी कर रहा है परंतु उसे राजनीति पढ़ रहा है, तो राजनीति में संघवाद और सत्ता के साझेदारी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास उस बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, श्रीलंका एक स्वतंत्र देश कब बना? तो ऑप्शन हमारे सामने है 1949, 1950, 1948, 1951। तो सही जवाब हो जाएगा 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में 59% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ऑप्शन हमारे सामने फ्रेंच, डच, जर्मन, अंग्रेजी। तो बेल्जियम के 59% लोगों द्वारा बोली गई मुख्य भाषा है डच, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स ने एक विशेष समस्या खड़ी की, वह क्या थी? यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो ऑप्शन देखते हैं हम। डच भाषी लोग देश में अल्पसंख्यक थे लेकिन राजधानी में बहुसंख्यक थे। डच भाषी लोग देश में बहुसंख्यक थे लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक थे। अन्य विदेशी भाषाएं महत्वपूर्ण थी या अंग्रेजी भाषा ज़्यादा प्रसिद्ध थी? तो हम पहले ही देख चुके हैं कि देश में 59% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? डच बोलते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि डच भाषी लोग देश में बहुसंख्यक थे लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक थे। डच भाषी लोग राजधानी में 20% थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका की जनसंख्या में कितने प्रतिशत तमिल भाषी लोग हैं? ऑप्शन देखते हैं 50, 20, 18, 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18%, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि श्रीलंका में 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में जिन लोगों के पूर्वज भारत से श्रीलंका में बागान मजदूर के रूप में आए थे उन्हें क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश शासन में जो भारतीय लोग थे उन्हें बागानों में काम करने के लिए ले गए थे श्रीलंका। अब उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारे सामने है श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल, तमिल भारतीय या भारतीय श्रीलंकाई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा भारतीय तमिल, यानी बी इसका सही जवाब है आपके। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म के हैं? तो ऑप्शन देखते हैं हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध। यानी इसमें देखते हैं कि श्रीलंका में जो सहेली भाषी लोग हैं वह कौन सी भाषा बोलते हैं? श्रीलंका में सहेली भाषा के लोग बौद्ध धर्म के हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच तनाव का क्या कारण था? तो चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं कि दोनों समुदायों के बीच टकराव का कारण क्या था। ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। ऑप्शन है, डच समुदाय को आर्थिक विकास के लाभ मिलने में देरी और पिछड़ापन। फ्रांसीसी समुदाय को आर्थिक विकास के लाभ मिलने में देरी और पिछड़ापन, या दोनों समुदायों के बीच सांस्कृतिक अंतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि डच समुदाय को आर्थिक विकास के लाभ मिलने में देरी हुई थी और वे पिछड़ेपन में यानी वे पीछे रह गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में 1980 के दशक तक कई राजनीतिक संगठनों के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखते हैं, कुछ अधिकार, स्वतंत्र तमिल इलम बनाना चाहते थे। इलम यानी सरकार, ये तमिल भाषा का शब्द है इलम, इसका अर्थ होता है सरकार। या संप्रभु राज्य, या तमिलों के लिए नौकरियों में प्राथमिकता। तो उनकी मुख्य मांग थी स्वतंत्र तमिल इलम बनाना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल्जियम के 40% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन हमारे सामने है डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन। हमने पहले देख लिया था कि डच भाषी लोग 59% हैं बेल्जियम में। तो बचा कितना 40% वाला? तो 40% हमारी दूसरी भाषा कौन सी थी? फ्रेंच।
और तीसरी थी जर्मन, जो 1% लोग बोलते थे। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया, यानी उसके संविधान संशोधन में कितनी बार परिवर्तन हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है 3 बार, 2 बार, 4 बार या 1 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 बार, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कारण बताइए कि सत्ता की साझेदारी किसी देश के लिए अच्छी है, क्यों हो सकती है। यानी सत्ता की साझेदारी किसी देश के लिए अच्छी क्यों हो सकती है। ऑप्शन देखते हैं हमारे सामने। ये सामाजिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना कम करती है, ये राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है, इससे राज्य के प्रबंध में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती। और अगला ऑप्शन है ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये सामाजिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना कम करती है, ये राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है। इसके बारे में पहले चर्चा कर लिया कि ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, यानी हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगले ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्ता अथवा शक्तियों के क्षैतिज वितरण का उदाहरण है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि सत्ता और क्षैतिज वितरण का उदाहरण कौन सा है शक्तियों के। तो ऑप्शन हमारे सामने ये है केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका या विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का साझेदारी, या राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने बेल्जियम में कौन सा समुदाय समृद्ध और शक्तिशाली है। ऑप्शन है जर्मन, फ्रेंच, डच या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच भाषी लोग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका सरकार के द्वारा अपनाई गई बहुसंख्यवाद की नीति के कारण क्या हुआ था। यानी श्रीलंका की सरकार ने बहुसंख्यक के हित में फैसला लिया था, जिसके कारण श्रीलंका में क्या हुआ था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। संघ की स्थापना की गई, या गृह युद्ध हुआ, या लोकतंत्र की स्थापना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था। 1980 से लेकर 2009 तक लगातार चल रहा था। 2009 में ये थोड़ा बहुत शांत हो गया, परंतु अभी भी वैसी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है श्रीलंका में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की प्रमुख विशेषता में से एक नहीं है, यानी नहीं है जो हमें बतानी है। तो ऑप्शन हमारे सामने है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर ये होती है कि सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं संघवाद में। अगले ऑप्शन है हमारे सामने कानून बनाना, कर वसूलने और प्रशासन के विशिष्ट मामले में प्रत्येक स्तर अपना अधिकार क्षेत्र होता है, ये भी सही है कि सबके अलग अलग स्तर होते हैं अधिकार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी होती है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है सरकार के किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला जाना, ये गलत होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों तो संघवाद से मिलते हैं, ये ऑप्शन डी संघवाद से मिलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, यानी हमारे संविधान ने कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा के दर्जे में रखा गया है। तो ऑप्शन हमारे सामने है 20, 21, 22 या 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भाषाओं को रखा गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। ऑप्शन हमारे सामने है 35% लोगों की मातृभाषा है, या 40 या 45 या 50। कि हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा तो कोई है ही नहीं, हिंदी हमारी क्या है मातृभाषा है, और वह 40% लोग बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य क्या होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन हमारे सामने है देश की एकता को सुरक्षित रखना और बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, विभिन्न समुदायों के बीच शक्तियों का साझा करना, या ऑप्शन ए और
बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के संविधान में मूल रूप से किसके लिए प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है सरकार की 2 स्तरीय प्रणाली, सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली, सरकार की एकल स्तरीय प्रणाली, सरकार की 4 स्तरीय प्रणाली। हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय प्रणाली जरूर है, परंतु हमारे संविधान में 2 स्तरीय प्रणाली को ही मान्यता प्राप्त है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान संशोधन 1992 के आधार पर इनमें से कौन सा गलत है? हमें गलत बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित, स्थानीय सरकार के निकाय नियमित चुनाव होने चाहिए, स्थानीय सरकार में SC ST और OBC के लिए आरक्षण होना चाहिए। और अगला ऑप्शन है, राज्य चुनाव आयोग इन चुनाव को संपन्न करवाएगा। तो राज्य चुनाव आयोग इन चुनाव को संपन्न कराएगा, ये बात तो सही है। और स्थानीय सरकार में SC ST और OBC यानी पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, इनके लिए आरक्षण की बात की गई, ये भी सही है। स्थानीय सरकारी निकाय नियमित चुनाव होने चाहिए, ये भी सही है। 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित, ये बात गलत की गई है। यहाँ पे 1/4 नहीं होके 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए को सही कर लेना कि महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर संविधान संशोधन 1992 के आधार पर 1/3 पद आरक्षित किए थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पूरे जिले का प्रशासन कौन संभालता है? ऑप्शन है सरपंच, मेयर, जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या सत्र न्यायाधीश। तो पूरे जिले का भार जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर पर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ, यानी उनकी शुरुआत हुई? तो ऑप्शन देखते हैं, 1990 के बाद, 2002 के बाद, 1980 के बाद या 1960 के बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1990 के बाद राजनीतिक दलों की शुरुआत हुई थी स्थानीय स्तर पर क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? तो ऑप्शन देखते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति या पंचायत राज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज से। गांव की जो होती है ना पंचायत, उसी स्थानीय स्वरूप पंचायत राज जाना जाता है मुख्य तौर पर, यानी ऑप्शन है सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है? यानी इनमें से हमें बताना है कि पंचायत राज का हिस्सा नहीं है जो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है इसमें। तो जिला परिषद तो होता है, ब्लॉक स्तर भी होता है और ग्राम पंचायत भी होता है। ये जो नगर पालिका है ये नहीं होती। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि नगर पालिका शहरों में होती है, गांव में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है मेयर, अध्यक्ष, सचिव या प्रधान। तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज की प्रणाली में शामिल है, यानी जो पंचायत राज त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें कौन कौन शामिल है हम देखते हैं। तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, ग्राम और राज्य स्तर। तो ग्राम और राज्य स्तर तो हो गए नहीं, क्योंकि हमें त्रिस्तरीय प्रणाली है तो पता ही है, तो ये तो नहीं होंगे। ग्राम, जिला और राज्य स्तर, ग्राम, राज्य और केंद्रीय स्तर। तो पंचायत राज प्रणाली में आते हैं ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को सही कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत सरकार की भाषा नीति के बारे में सही कथन चुनना है हमें। तो ऑप्शन हमारे सामने है, अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, गलत, ये हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं अंग्रेजी। नागरिक किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुनने के लिए स्वतंत्र है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, गलत, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया, यानी ये हमारा सही है कि हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। हमें संघ सूची का जो विषय नहीं है उसके बारे में बताना है। विदेशी मामले संघ सूची में आते हैं, मुद्रा संघ सूची का है, बैंकिंग भी संघ सूची का है, कानून और व्यवस्था ये संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में दिए विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। यानी समवर्ती सूची में जो हमारे विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किन किन के पास है। केवल राज्य के पास या केवल संघ के पास, राज्य और संघ, या इनमें से कोई नहीं। देखो, केवल तो राज्य के पास भी नहीं है और ना ही संघ के पास है, ये दोनों साथ में आकर कानून बना सकते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि राज्य और संघ दोनों के पास इसके अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। एकात्मक, तानाशाही, राजशाही या संघात्मक। तो वर्तमान में बेल्जियम में संघात्मक सरकार पद्धति है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है। यानी इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है। देखो, अमेरिका में तो संघात्मक भी है, बेल्जियम में भी चर्चा कर लिए संघात्मक है, और भारत में भी संघात्मक है। सिर्फ श्रीलंका में एकात्मक सरकार है अभी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे चीन में भी एकात्मक सरकार है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। कि गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं। सरपंच, पंच, मेयर या पार्षद। देखो, पार्षद शहरों में होता है, मेयर भी शहरों में होता है, पंच पंचायत समिति का होता है, और गांव के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। केंद्र के पास, राज्यों के पास, या फिर केंद्र और राज्य दोनों के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें हमारी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास है। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पंचायत राज विषय किसका है। यानी पंचायत राज विषय किस में आता है। केंद्र सूची में, या राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। आप केंद्र को संघ सूची भी बोल सकते हो। तो जो पंचायत राज का जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है। यानी कौन सा विषय है जो राज्य सूची में नहीं आता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पुलिस, सिंचाई, सुरक्षा, कृषि। पुलिस राज्य सूची का विषय है, सिंचाई भी राज्य सूची का विषय है, और कृषि भी राज्य सूची का विषय है। जो सुरक्षा का मामले है ये संघ सूची यानी केंद्र के पास जाते हैं। तो जो देश की सुरक्षा होती है उसका जिम्मा केंद्र के पास होता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब कर लीजिए आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को रखा गया है। तो वैसे 8वीं अनुसूची में हमारे टोटल 22 भाषाओं को रखा गया है। तो हमने देख लो यहाँ पे बोल दिया कि हिंदी के अलावा, यानी हिंदी को छोड़कर। तो 22 में से अगर हम हिंदी को एक अलग कर देते हैं तो हमारे 21 भाषाएं अन्य और भाषाएं। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि हमारे 21 अन्य भाषाएं हिंदी के अलावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायत राज को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शक्तिशाली बनाया गया। कि यानी पंचायत राज्यों को शक्तियां कब प्रदान की गई थी, कौन संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन हमारे सामने 73वें संशोधन द्वारा, 54वें संशोधन द्वारा, या 72वें संशोधन द्वारा, या 75वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 73वें संशोधन द्वारा। यानी संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायत राज को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में किस राज्य को अपना अलग संविधान था, अब ये प्रावधान समाप्त हो चुका है। यानी पहले उसके पास अपना अलग अधिकार थे, अब नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ था, क्योंकि विलय पत्र द्वारा इसको भारत में मिलाया था।
जब इसको भारत में मिला है तो इसको विशेष अधिकार दिए थे, जो 2019 में इसके अधिकार समाप्त कर दिए। और 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी से हटा दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे बना दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान में उल्लेखित सूचियाँ कौन कौन सी है? यानी हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी सूची आती हैं? संघ सूची आती है, राज्य सूची भी है और समवर्ती सूची है। यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। ये तीनों सूचियाँ हमारे संविधान में उपस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कौन सा देश 7 आकर संघ बनाने की पद्धति पर गठित है? 2 होते हैं तरीके, एक 7 आकर संघ बनाना और एक 7 लेकर संघ बनाना। तो हमें देखना है इनमें से 7 आकर संघ बनाने वाला। तो ऑप्शन हमारे सामने है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों देश 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की विविधता पर किस देश का नाम सबसे ऊपर आता है? तो ऑप्शन देखते हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस। भारत में 1500 से अधिक आम भाषाएं बोली जाती है, यानी अन्य बोली हमारी 1500 से अधिक है। तो भारत होगा जिसमें सबसे अधिक भाषाई विविधता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार पाई जाती है? ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, चीन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, कि चीन में, जापान में और इंग्लैंड में एकात्मक सरकार पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे देश का नाम लिखे जिसमें संघवाद नहीं है? तो ऑप्शन है भारत, भारत में संघवाद है, रूस में भी संघवाद है, अमेरिका में संघवाद है, चीन में संघवाद नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शासन करता है? यानी जहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें शासन किसके हाथ में होता है? कि राज्य सरकार में होता है या सामुदायिक सरकार या संघ सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो केंद्र शासित प्रदेशों में संघ सरकार का अधिकार होता है, यानी सीधा केंद्र उस पर अधिकार बनाती है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों का भार देखता है, यानी कामकाज राज्यपाल के हाथों में होता है और राज्यपाल रिपोर्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।